अब हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन क्या कहता है इस लॉ में। देखो, अभी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जो बात देखी है वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। तो वो ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो ये रुका ही रहेगा। फेयर एंड वेल इनफ, बिकॉज हमें पता है कि अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसे जब तक मैं पुश नहीं करूँगी या पुल नहीं करूँगी तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अच्छा, अगर वो पुश करूँगी तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो मूव करे। ऑब्जेक्ट मूव तब करेगा जब उस सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, सपोज इसके बीच में 3 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो इसको ओवरकम ना कर लूँ मैं। तो अगर यहाँ पे मैं 3 न्यूटन तक का ही फोर्स लगाऊंगी तो ये मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगी तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया और इसलिए ये मूव करेगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट तब तक स्टेशनरी ही रहता है, तब तक रुका हुआ रहता है जब तक कि उसमें अनबैलेंस्ड कोई फोर्स ना लगे। ओके, ये तो समझ में आती है बात। अब न्यूटन ने एक और बात कही है जो हमें हो सकता है थोड़ा डिफरेंट लगे। उसने बोला कि अगर बॉडी मोशन में है, अगर कोई स्पीड से चल रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से, तो उसका मोशन भी चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉल है, न्यूटन के हिसाब से अगर एक बॉल है और वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने उसे फेंका, तो वो अनंत काल तक 20 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से जाती जाएगी। ना उसकी स्पीड चेंज होगी और ना उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं होगी, ऐसा न्यूटन भाई ने बोला है। अब हमें लगता है कि ऐसा तो कभी होता नहीं है, बॉल तो अपने आप रुक जाती है। वो इसलिए रुकती है क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। इस धरती पे बिना फ्रिक्शन के कोई भी जगह पॉसिबल नहीं हो सकती। फ्रिक्शन किसका किसका लगता है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, ज़मीन, जैसे ये बॉल जो है ज़मीन पे चल रही है तो ज़मीन और इसके बीच का फ्रिक्शन होगा। अगर हम हवा में फेंकेंगे तो हवा में फ्रिक्शन होगा, पानी में फ्रिक्शन होगा। ठीक है, स्पेस में हो सकता है फ्रिक्शन ना मिले हमें। तो अगर कोई स्पेस में कोई चीज़ फेंकी जाती है तो वहाँ हो सकता है हमें फिर प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल्स मिल जाए। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो न्यूटन के हिसाब से कोई भी चीज़ अगर अगर सपोज यही बॉल को मैं स्पेस पे फेंकती हूँ और वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो वो अनंत काल तक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा न्यूटन ने बोला है। ठीक है, तो न्यूटन ने बोला है तो हमें मानना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। If the body is at rest, it will remain at rest, and if the body is in motion, it will remain in the motion, in the uniform motion. It will not change its speed and direction until and unless any external unbalanced force is applied on it. Okay, and this law is known as law of inertia. इसी लॉ को क्या बोला जाता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहा जाता है। अब इसे इनर्शिया क्यों कहा जाता है और ये इनर्शिया क्या है? ठीक है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया। ये फर्स्ट टाइम हम ये टर्म सुन रहे हैं, इनर्शिया वर्ड। आपको ये याद रखना है, हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है। इनर्शिया मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है उसी ही पोजीशन पे रहने की कोशिश करेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। मतलब अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, अगर वो चल रहा है तो चलता रहेगा, है ना। जैसे अगर तुम सो रहे होते हो तो तुम्हें मन करता है कि हम सोते ही रहें जब तक कि तुम्हारी मम्मी आके ना उठाए। तो दिस इज योर इनर्शिया, दिस इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। बॉडी जो है वो जिस पोजीशन पे रहता है उसी पोजीशन पे उसे रहने की इच्छा करती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक कि कोई पुश ना करे हमें। ओके, एक बार हम देखते हैं इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हम एक ग्लास लेंगे और एक कार्डबोर्ड लेंगे और उस पर कॉइन रखेंगे। ठीक है, और अगर हम बहुत जल्दी से कार्डबोर्ड को पुश करते हैं तो ये कार्डबोर्ड तो फ्लाई कर जाएगा, बट ये कॉइन जो है वो अपनी जगह पे ही रहने की कोशिश करेगा क्योंकि इस पे डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है। डायरेक्ट फोर्स लग रहा है कार्ड पे, तो कार्ड जो है वो फ्लाई करेगा, बट कॉइन जो है वो अपनी ही जगह पे रहने की कोशिश करेगा और वो ग्लास में गिर जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो घर पे। तो दिस शोज़ कि ये कॉइन के पास अपना एक इनर्शिया है, इस पे चूंकि डायरेक्ट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो ये अपनी ही पोजीशन पे रहने की कोशिश करेगा और वो नीचे गिर जाएगा। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट शोइंग इनर्शिया।
अब हम इस बात पे गौर करते हैं कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास मतलब जिस चीज का वजन ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा इनर्शिया उसमें होगा। जिस चीज का वजन ज्यादा होगा उसमें उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। जैसे आप इसको इस चीज से समझ सकते हो कि अगर एक ट्रक है और वो रुकी हुई ट्रक है, ओके, और एक छोटा सा ब्रिक है, तो इस ट्रक को पुश करना, रेस्ट से पुश करना भी मुश्किल, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन इस ब्रिक को मैं आसानी से मूव कर सकती हूँ। ठीक है, और अगर ये ट्रक चल रही है तो इसको रोकना भी मुश्किल है ना। लेकिन अगर कोई छोटी सी बॉल है या कोई भी चीज़ है उसको रोकना आसान है, ये ट्रक को रोकना मुश्किल है। आपने देखा होगा ना, ट्रेन कितनी मुश्किल से रुकती है, उस पर ब्रेक लगता है फिर भी चलते जाती है चलते जाती है। जो भी भारी चीज़ होगी उसका मोशन चेंज करना भी मुश्किल और उसका रेस्ट का स्टेट भी चेंज करना मुश्किल। तो जिसका मास ज़्यादा होता है उसका ज़्यादा इनर्शिया होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखते हैं कि सपोज दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, एक वुड का है और एक आयरन का है। ठीक है, तो हमें दोनों सेम साइज के हैं, सेम वॉल्यूम के हैं, तो कौन सा, अब हमें मास अगर गिवन नहीं है हम बोलेंगे किसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, दोनों सेम क्यूब शेप के है, ब्लॉक्स हैं, तो हमें उस समय उसकी डेंसिटी पे गौर करना है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसी का मास भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आयरन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, वुड की डेंसिटी कम होती है आयरन से। तो अगर हम वॉल्यूम और डेंसिटी के बारे में बात करें, तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। ओके, तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, और इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। अगर हमें डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में बोला होगा तो हम, बिकॉज मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मास और डेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों सेम होते हैं। सेम नहीं होते, वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जिसकी डेंसिटी, अगर फिक्स वॉल्यूम की बात करें तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मास ज़्यादा होगा। और हम ये अंदाजे भी लगा सकते हैं कि अगर दोनों सेम साइज के क्यूब्स हैं तो आयरन का मास ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। ओके, अब हम देखते हैं कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ आता है, रियल लाइफ में हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यदि आप बाइक पे जा रहे हो, एक्टिवा पे जा रहे हो आप अपनी, या कार पे जा रहे हो और आपकी स्पीड ज़्यादा है और सडनली आपने ब्रेक लगाया, तो यू मूव फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ झटका खाते हो, है ना। बस पे ट्रैवल कर रहे हो और एकदम से स्टॉप हो जाती है बस, तो आप आगे की तरफ पुश होते हो। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो लोअर पोर्शन है, बॉडी का जो लोअर पोर्शन है, वो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में, आपके फीट डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो लोअर पोर्शन तो है वो बस के साथ की स्पीड को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, बस अगर सपोज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो आपका जो पूरी बॉडी, आपकी पूरी बॉडी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बस ने जैसे ही ब्रेक लगाया तो वो ज़ीरो हो गया। अब वो ज़ीरो हो गया तो आपके पैर ज़ीरो हो गए, लेकिन आपकी अपर बॉडी, उस पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है। अपर बॉडी अभी भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने की कोशिश करेगी और वो धीरे धीरे एडजस्ट करेगी, तो वो आगे की तरफ मूव करेगी। ओके, इसी का ही ऑपोजिट चीज़ हम देखते हैं जब कोई भी चीज़ झटके से स्टार्ट होती है ना, बस एकदम झटके से स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ पुश होते हैं, पीछे की तरफ झटका खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस अभी ज़ीरो थी, हमारी बॉडी भी ज़ीरो की स्पीड में है। अब जैसे ही बस ने एकदम सपोज एकदम से वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट किया, तो नीचे की बॉडी तो है वो एक्वायर कर लेगी उस स्पीड को, लेकिन अपर बॉडी जो है वो अभी भी ज़ीरो पे ही रहने की कोशिश करेगी। तो ये वाला पोर्शन आगे चला गया बट ये पीछे ही रह गया, अपर पोर्शन जो है वो पीछे ही रह गया, तो हमें पीछे की तरफ झटका आएगा। ओके, अब ऐसे ही, ये तो हो गई स्पीड की बात। अब हम देखते हैं डायरेक्शन। जब आप शार्प टर्न लेते हो तो आप इस तरफ मूव करते हो। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ गई अचानक से, तो आप राइट की तरफ आपको झटका आता है। ओके, क्योंकि अभी जो बॉडी का डायरेक्शन था वो ये सीधी चल रही थी, बॉडी ये था, और आप सडनली इधर मूव करके, तो आपकी जो अपर बॉडी है वो इसी तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो आपको इस तरफ जर्क लगता है। आप अब जब भी मुड़ो करो तो आप थोड़ा ध्यान देना, लेकिन खुद ड्राइव करते समय ये मत ध्यान देना, जब आप बैठे हुए हो, कार में बैठे हुए हो और कार शार्प टर्न्स ले रही है, तब आप इस चीज़ को नोटिस करना, आपको
न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया याद आएगा। ठीक है, अब हम और आसपास चीज़ों को देखते हैं। देखो, पेड़ की अगर ब्रांच हम हिलाते हैं तो वो क्यों गिर जाता है, फ्रूट जो है वो क्यों गिर जाता है। देखो, पेड़ की हम ब्रांच हिला रहे हैं, सपोज इसको इधर मूव कर रहे हैं, तो ये बेचारा फ्रूट जो है वो यहीं रहने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ब्रांच, फिर हम ब्रांच को उस तरफ मूव करेंगे तो भी ये फ्रूट जो है अपनी जगह पे रहने की कोशिश करेगा। तो ये इधर उधर डांस करता रहेगा, लेकिन वो इधर ही रहने की कोशिश करेगा और फाइनली ये ब्रेक हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली कारपेट को जब हम क्लीन करते हैं, अब कारपेट को डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, हमारा कारपेट को फोर्स लग रहा है, तो कारपेट को जब हम बीट करते हैं तो कारपेट सपोज लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर गई, डस्ट वहीं पे रहने की कोशिश करेगी, तो डस्ट जो है वो नीचे गिरेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से कारपेट क्लीन होता है ना। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, एंड अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन until and unless any external unbalanced force is applied on it. You have to learn it. ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इसको। तो बेसिकली हमने 3 टाइप का इनर्शिया देख लिया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज एट in the state of rest, it will remain in the state of rest until and unless any external force is applied on it. Then there is inertia of motion, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो स्पीड उसकी वही रहेगी, स्पीड उसकी चेंज नहीं होगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एंड देन देर इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका ज़्यादा इनर्शिया है, तो आप बहुत आसानी से उसके मास को ध्यान में रखते हुए या उसकी डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हो कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। जैसे अगर एक फुटबॉल और एक पिंग पोंग बॉल में आप पूछा जाए तो डेफिनेटली फुटबॉल का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, एक पेन और एक बुक में पूछा जाए किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली एक बुक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ओके, एक हैवी बुक का इनर्शिया ज़्यादा होगा। So this was all about Newton's first law of motion and the law of inertia. Now in the second video we will study about Newton's second law of motion. Till then, goodbye and have a good day. 10 on 10 strives to make educational videos in a way that's easy for the student to understand the concept fully, yet in an easy way. Please subscribe the channel, share and like the videos, and if you find any problem in any of the topics, do write in the comment section. I'll be happy to help.